गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स हमें पढ़ने मैंडेटरी हैं क्लास 11th को कंटिन्यू करने के लिए। चैप्टर 1 तो बेसिकली फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन चैप्टर 2 जहाँ पर आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आप कवर करने चलोगे तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लोगैरिथम और ट्रिग्नोमेट्री, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका एक बेसिक आइडिया तो ज़रूर होना चाहिए, फॉर्मूले याद ज़रूर होने चाहिए। तो उसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि आप इन चीज़ों को बहुत कम समय में किस तरीके से फिज़िक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें कवर कर सकते हो। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें बनती हैं, अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन और कैलकुलस टोटल आपका आधी बुक्स हैं, जिसमें जाओगे आप जब अपने क्लास 11th और क्लास 12th में मैथ्स में। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बेसिक फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ लेंगे ताकि हमारा फिजिक्स में काम चल जाएगा, ठीक है। और कुछ और बातें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर उसको भी ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक टॉपिक में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में सभी बच्चों ने पढ़ी है, मिडल टर्म स्प्लिट करना भी पढ़ा है। तो जो पहली चीज़ है दैट इज इन द मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So first thing that we are going to study here is quadratic equation। मिडल टर्म स्प्लिट करना आता है सबको, होपफुली सबको आता होगा, है ना। तो दैट इज योर ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें बी वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं और अपना इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग वैसे तो पढ़ लेते हो, लेकिन लिख देता हूं, -b, x की 2 वैल्यूज मिलती हैं क्योंकि स्क्वायर है तो 2 रूट मिलेंगे, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला। एक बार प्लस के साथ x की वैल्यू और एक बार माइनस के साथ x की वैल्यू, जिसमें b² - 4ac क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, कैपिटल D इसको हम लिखते थे। तो ये होपफुली सबको सॉल्व करनी आती होंगी, रूट आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों आते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम पर। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है मेरे बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में हम जो करते हैं, क्या करते हैं हम, ये एक ऐसी थ्योरम है जिससे हम कुछ अपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ जगह मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम दीज टर्म्स आर बीन नेग्लेक्टेड और ओनली दिस इज बीन कमिंग, है ना। तो आप कहोगे अरे सर ये क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब आप जो है ये अगर क्लास 11th में देखोगे तो क्लास 11th का टॉपिक है ना, और ये शायद पिछले साल तो डिलीटेड था CBSE में, इस साल फिर से डाल दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो लेकिन ये आप ज़रूर पढ़ लेना अपने मैथ्स वाले टीचर से। जितना रिक्वायरमेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट मेरा जो है वो ये वाला फॉर्मूला है, यानी कि 1 + x⁴n जो टर्म्स बनती हैं वो बनती है 1 + nx प्लस n × n+1 फैक्टोरियल 2, जिसको मैं बोलता हूँ, अभी बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है, x² प्लस क्या बेटा, हाँ n-1, सॉरी, दैट इज n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर अगेन टर्म बनती है n × n-1, n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x⁴ और इसके साथ साथ इसी तरह की टर्म्स आपको आगे देखने को
मिलेंगी। ठीक, अब इसमें एक चीज़ हम करते हैं ज़्यादातर केसेस में जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने यहाँ फिज़िक्स में, और हम लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आई डिड दिस, मैंने ऐसा कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, और जिसमें एक्स जो है वो लेस देन 1 है। अगर ये कंडीशन है 1 से छोटा है बेटा, 1 से छोटा है तो मतलब डेसिमल पार्ट है ना। तो डेसिमल पार्ट है, जो डेसिमल वाली टर्म को स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं या उससे आगे कुछ पावर लगाते हैं तो क्या होता है, वो टर्म और छोटी होती चली जाती है। नहीं, अगर ये कंडीशन है x इज लेस देन 1, बेटा ज़्यादा डिटेल में तो आपके मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे। मैंने कहा जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में उतनी बातें मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। डिटेल डिस्कशन विल गो विद योर मैथ्स क्लास, ओके। ऑनेस्टली आई एम सेइंग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिक्स। जो हमारी फिजिक्स में हमें ज़रूरतें पढ़ने वाली हैं उतना मैथ्स में तो पढ़ा दूंगा। वैसे मैथ से इतना है कि आप 2 साल में पढ़ने वाले हो उसको, जिसको मैं 2 घंटे में पढ़ाने वाला हूँ। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिक्स वी आर गोइंग टू डू दिस ओनली। तो यहाँ पर जो टर्म्स आगे की हैं वो नेग्लेक्ट हो जाती हैं, और ये x की वैल्यू हमारा लेस देन 1 है। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ जो है 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम 2 टर्म्स में ख़त्म कर सकते हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स, और बाकी टर्म्स को 0 मान लेंगे। और जैसे कि फैक्टोरियल की बात हो रही तो फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब है बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लाइक दिस। ठीक, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। तो ये होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम जिसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, और जिसमें हम ज़्यादातर ये वाली जो मैंने सबसे नीचे लिखी है इस बात का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ x जो है लेस देन 1 है और x जो है लेस देन 1 है, और इसमें हम लिखते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स। ठीक, क्लियर। अब आते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक सीरीज पर। अब ये जो सीरीज आप लोगों को दिखाई दे रही है ये मैथमेटिकल टूल्स का जो पीडीएफ मैंने बना के आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये किसी किताब से मैंने लिया है और सिंपली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये चैप्टर 0 में लगता है, तो आपके रिफ्रेशर्स में जो रिफ्रेशर बुक है उसमें चैप्टर 0 ये वाला है, पढ़ा रहे हैं, वो दिए हुए हैं सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसमें हमने 3rd टॉपिक जिसका डिस्कशन हमारा बनता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज और लोगैरिथमिक सीरीज, ये जो है ये एक्चुअली सबसे पहले ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा। इस फंक्शन को समझ लीजिए, ये फंक्शन होता है लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, ये है हमारा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम जब सॉल्व करते हैं तो एक सीरीज बन के आती है, वो बनती है 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और फाइनली जब इसको सॉल्व किया जाता है 2.718 इसका वैल्यू आता है। याद रहेगा सबको, ये इसका वैल्यू आता है, और ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट और बचती है। लोगैरिथमिक सीरीज की ज़रूरत ऐसा सच नहीं पड़ती, फिर भी हम देख लेंगे इसको। पहले तो लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में 2 सीरीज और देख लीजिए। e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल सीरीज जिसमें हम बोल रहे हैं x टू द पावर n। इसके अलावा एक और हम कर लेते हैं e टू द पावर माइनस एक्स, जिसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 1
प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर एक टर्म माइनस की आ जाती है एक्स की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। बस ये 3 सीरीज आपने याद रख लेनी है और आपका काम एक्सपोनेंशियल से फिजिक्स में चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आप एडवांस लेवल पर जाओगे तो ज़्यादा अच्छे लेवल का मैथ्स पढ़ोगे ही, ऑब्वियस है, तभी तो कर पाओगे एडवांस, और वो आप करोगे 12th के लास्ट तक, और जिसमें मैथमेटिक्स पूरा पढ़ लोगे। फिर तो आपको ये सब चीज़ें लगेंगी, अरे यार ये तो बहुत ही बचकानी सी चीज़ें बताई थी सर ने, लेकिन आज के टाइम पर आप लोगों को ये बहुत बड़ी बात लग रही होंगी, ठीक है। इसके बाद लोगैरिथमिक सीरीज पर ना जाकर हम पहले समझते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लोगैरिथम क्या होता है। तो बेटा नोट कर रहे हो तुम? तो 4th पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर लोगैरिथम। ये क्या कहता है? ये सिंपली वेरी सिंपल, जैसे मैंने लिखा 10⁻² इज इक्वल टू 100, बस इसको एक फंक्शन में लिख दे रहा हूं, और वो फंक्शन है log बेस 10 100 इज इक्वल टू 2। इस बात को ऐसे लिख लिया है बस, या मैंने लिखा n की पावर p इज इक्वल टू m, ठीक। तो बेटा पावर आ जाएगी सामने, पावर आ गई सामने, ठीक है, और जो सामने था वो आ गया log के अंदर, तो ये हो गया log m, और जिसके ऊपर पावर थी वो आ गया बेस ऑफ log। और ज़्यादातर जो लोगैरिथमिक फंक्शंस हैं वो log बेस e पर चलते हैं यानी एक्सपोनेंशियल, या log बेस 10 पर चलते हैं। पहले log और एंटी log टेबल आया करती थी, अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगी आपके जो प्रैक्टिकल बुक्स हैं उसमें, और इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ करता था, प्रॉपर क्वेश्चन आया करता था, और log टेबल एंटी log टेबल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी, बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, लेकिन अब बंद कर दिया इन्होंने। अब log एंटी log निकालने का जो तरीका है वो सब यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि होता क्या था, टेबल जब सर्कुलेट होती थी ना क्लास में तो चीटिंग हो जाती थी, ठीक है। अब तो सिंपल वैल्यू दे देते हैं, मान लिया मुझे log बेस ही 3 की वैल्यू चाहिए तो नीचे लिख के दे देंगे बस क्वेश्चन में, log बेस 10 4 की वैल्यू चाहिए तो नीचे लिख के दे देंगे क्वेश्चन, अगर उस पर दिया है तो। बस आपको ढूंढने का एक जो तरीका होता था, इस पेज पर जाओ, पहले ये देखो फिर ये देखो, जैसे डिक्शनरी ढूंढते थे ना वर्ड्स के लिए, ऐसी उसमें वैल्यूज मिलती थी, हमारे टाइम पे तो चलती थी, ठीक है बच्चों। नाउ अब ये जो फंक्शन है, बात समझ में आ गई? सिंपली मैंने क्या लिखा, 10⁻² इज इक्वल टू 100 को लिख लिया log बेस 10 100 इज इक्वल टू 2, बस इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें कुछ जर्नल इसकी प्रॉपर्टीज, कॉमन रिक्वायर्ड फॉर्मूले, वो हम लिख लेते हैं, और उसके बाद हमारा काम पक्का। हम कहेंगे भाई लोगैरिथम पढ़ लिया, इतने में पढ़ लिया बस। तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1 यानी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, log अगर बेस a चल रहा है m इंटू n, तो मैं कहूँगा log बेस a m प्लस log बेस a n, ठीक है। दूसरा दैट इज योर log बेस a m अपॉन n, दैट इज योर log बेस a m माइनस log बेस a n, ठीक है बेटा। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी जिसमें हमने कहा log बेस a m की पावर n दैट विल बी इक्वल टू, n सामने आ जाता है बेटा, n log बेस a m। बहुत कोई चमत्कारी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे अपने मैथ्स में तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही बेसिक बातें थी जो सर ने बताई थी। अब बेस चेंज के लिए बेस चेंज करना पड़ जाता है कई बार,
log बेस ए एम को मैं लिखता हूं log बेस बी एम और मल्टीप्लाई में कर दूंगा log बेस ए बी। ठीक, बात समझ आ गई। इसके अलावा इसी में जो फिफ्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला जिसमें भी बेस चेंज चल रहा है, log बेस ए एम को मैं लिख रहा हूं log बेस बी एम अपॉन log बेस एम बी। सॉरी, log बेस बी ए, नॉट एम बी। log बेस बी ए, इससे डिवाइड करूं तो बड़ा बेस चेंज हो गया भाई, बी में चला गया बेस। ठीक, गॉट इट बच्चों। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है, सिक्स्थ वाला दिया हुआ है, इसको मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। log बेस ई एम को मैं जब लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 2.303 log बेस 10 एम, 10 में चला जाता है, बस 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा ये। केमिस्ट्री में भी इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, 3-4 बच्चे। कितने आ रहे हैं? सुबह सुबह सोते रह जाते हैं बेचारे, 10 बजे भी ना। दुर्भाग्य है कैसे हाथों में जो है भविष्य है हमारे देश का, है ना। आज का बच्चा जो अब यंग एज में पहुंच चुका है, एडल्ट बन चुका है, सरकारी नियमों के अनुसार 17 साल 18 साल एज हो रही है, और 10 बजे भी सो के नहीं उठ पा रहा है। और ऐसे हाथों में भविष्य सौंप दे रहे हैं हम। इनसे उम्मीद कर रहे हैं हमारे देश को चलाएंगे ये अपना घर नहीं चला पाएंगे, देश तो जब चलाएंगे ये। रोज बीवी ने गालियाँ दिया करेंगी, माँ बाप से ताने सुनेंगे, ये ऐसी औलाद बनेंगे। नेक्स्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, बहुत बेसिक सी पढ़ी है। उसको थोड़ा सा एडवांस टर्म में अगर मैं लेके जाऊंगा तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। दैट इज फिफ्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज योर ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं हमारे टोटल मिलाओ तो 6, और ये एक्चुअली है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के रेशो हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ये 3 साइड हैं, इनके रेशो हैं। तो इनके रेशो बनते हैं 6, जिसमें मैं इन शॉर्ट जिनको लिखता आ रहा हूं, दैट इज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब क्लास 10th में तो सब कुछ काट दिया और 11th में बना दिया बच्चों को जेम्स बॉन्ड 007। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कट कर दी, कुछ तो पढ़ा लो, कुछ भी नहीं पढ़ाया। अब बच्चे को 11th में आते ही लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन। अब देखो कैसे बर्डन। अब सिंपल जो है ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, साइन की वैल्यू P/H, अरे पढ़ चुके हो नहीं, B/H, 10 P/B। इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, यानी कि H/P। और इधर गए सेक पर, तो सेक पर गए तो क्या बना, दैट इज योर H/B। और कोट हो गया मेरा उल्टा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो रेशोज थे। अब इन रेशोज तक तो बात ठीक थी, इन रेशोज तक तो बात ठीक थी।
अब आगे जो हमारा इस्तेमाल में आई, एक तो ये 3 जो इक्वेशंस हैं, दैट मीन्स 3 जो इक्वेशंस बोलोगे इनको क्या बोलते हैं, दैट इज योर, हाँ नो आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 10th क्लास है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना ही पढ़ा तुमने 10वीं क्लास में, यही पढ़ पाए ना। हाँ, अब आगे की कहानी सुनो कुछ किस प्रकार है। कुछ और चीज़ें इसमें बनती हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूज़ जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं। जैसे मैं बात करूं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ हो गया मेरा 90 डिग्री। यही था ना भाई, बीच में तो कुछ और नहीं है। हाँ, इतना ही है। अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो आप लोग पढ़ चुके हो 0 पर 0, 30 पर 1/2, बोलो जरा मुंह से, 30 पर 1/2, 45 पर 1 और 60 पर √3/2 और 90 पर 1। इतनी वैल्यू तो तुम्हें आती हैं, और इनका कोस भी आता है, टेन भी आता है, कोसेक भी आता है, सेक भी आता है और कोट भी आता है, लेकिन इससे आगे की कहानी नहीं आती। अब मैं बोलूँ साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप फंस गए, है ना। अब ये तो इस्तेमाल में आएंगी, और इतनी सारी वैल्यूज जैसे टेबल में इन्होंने दे रखी हैं, याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे इसको। तो इसके लिए एक तरीका है बच्चों। तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं, जरा देखिए। तरीका है कुछ इस प्रकार, इस प्रकार एक तरीका है। उस तरीके पर जाओ तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट समझते हो? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमेशा चीज़ें ऐसे चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंगल की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज बढ़ती हुई जाती है। ठीक है बच्चों? देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बोलता हूं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखोगे, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब है ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब है बेटा? सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। शुगर मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल। कौन होता है रेसिप्रोकल? कोसेक। सिर्फ ये पॉजिटिव है। यहां पर टेन और उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, और यहां पर कोस और उसका रेसिप्रोकल होता है सेक। सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, जरा पेन बंद कर दो, मेरी बात सुनना बहुत ही ध्यान से। अब मुझे चाहिए वैल्यू साइन 120 डिग्री की। किसकी चाहिए? 120 डिग्री की। तो अगर ध्यान दो, ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये क्या है बेटा? वर्टिकल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस पर आप लोगों को नहीं सिखाया गया जो कि सिखाया जाना चाहिए था, जो पहले हुआ करता था क्लास 10th में भी। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है मेरा कोस थीटा। साइन का कोस, कोस का साइन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, टेन का कोट और कोट का टेन, ऐसे चलता है। और इसी तरीके से मैं बोलता हूं कोस 90 माइनस थीटा, दैट इज ये हो जाता है साइन थीटा। इसी तरीके से लिखता हूं बेटा 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कोट थीटा। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? और इसका उल्टा भी होता है। कैसे होता है जरा देखिए ध्यान से। मैं लिख लेता हूं कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये सब पॉजिटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सारी बातें 90 माइनस थीटा पर चल रही हैं, और 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री से चला और ये 90 डिग्री पर पहुंचा और ये 180 डिग्री पहुंचा।
और ये 270 हो गया और ये अगेन 360 घूम कर वापस आ गया। और इन टर्म्स ऑफ पाई भी बताऊंगा किसको क्या बोलते हैं। अभी जरा ध्यान से ये बात खत्म कर लूं। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और अच्छा ये तो मैंने इधर लिख दिया था, फिर मैं लिखता हूं कोस तो लिख दिया था बेटा, मैं क्या लिखता हूं सेक लिखता हूं, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक सेक थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये तो कहानी बहुत ही सिंपल है जो आपको 10वीं क्लास में पढ़ा दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ाई गई। कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री की कहानी भी थोड़ी सी बता दूं तो इधर देखो, इधर देखो, जैसे कि 2 पाई रेडियन घूमता है, ये 2 पाई, ये रेडियन होता है भाई, एसआई सिस्टम है, दैट मीन्स रेडियन इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, दो लाइन के बीच का टेढ़ा मन जिसको हम बोलते हैं एंगल, और उसको हम एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं और उसको लिखते हैं रेडियन। तो जो रेडियन होता है टोटल 2 पाई वो 360 डिग्री के बराबर होता है, याद रहेगा। पाई होता है बेटा 180 डिग्री, है ना, और इसके हिसाब से तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। अब आगे की कैलकुलेशन आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 90 डिग्री में पाई बाय 2 होता है। क्या होता है, क्या होता है मेरे बच्चों, 90 डिग्री में पाई बाय 2, 180 डिग्री पाई का होता है, और ये 3 पाई बाय 2 1.5 पाई, और इधर पहुंच जाओगे तो 2 पाई। बात पकड़ में आ गई, यहां तक आई कि नहीं आई, बोलो, बात समझ में आ रही है। अब कुछ कहानी इस तरीके से है कि अगर मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही पॉजिटिव ही रहता है, बदलता नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा जो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पर चल रहा है, तो 90 प्लस या 270 प्लस माइनस दोनों बोल रहा हूं मैं, 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस पर इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों। तो ये हो जाता है मेरा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू आपको भली भांति पता है, दैट इज √3/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं अगला लिखूं, जिसको मैंने कहा कि आप जो है आंसर दो, दैट इज योर कोस 120 डिग्री का, तो कोस 120 डिग्री को बेटा कोस 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है, लेकिन कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है बेटा, तो इसीलिए हमने कोस से जब साइन में गए तो माइनस साइन 30 लिखा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका मतलब कोस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई। अब इसी वैल्यू को 120 डिग्री को अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सॉल्व करता हूं, ध्यान देना मेरी बात पर, सेम आंसर आएगा, बस तरीका दूसरा है। इसी में ही सेम आंसर आएगा, बस तरीका दूसरा है। तरीका कैसे दूसरा, बस देखो जरा, मैंने लिख दिया कोस 180 माइनस 60 डिग्री लिख दिया ना, तो 120 तो बना, अरे बना के नहीं। अब देखो जब 180 यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, जब इसकी बातें चलती हैं तो ये चेंजेस नहीं होते, कोस का कोस ही रहेगा। और कोस अगेन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है,
कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होगा और मैं इसको डायरेक्ट कोस लिख सकता हूं 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, दैट इज 1/2। तो सेम आंसर आया उस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो इस तरीके से आप जो है पूरे 360 डिग्री रोटेट करके कहीं पर भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एंगल की। बस याद आपको एक लाइन करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आगे की कहानी आप बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे याद रखना बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को, तो मैं लिमिटेड चीज़ें याद रखने के लिए रखता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें समझने के लिए रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद नोट कर लिया। चलो ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अभी स्कैन करके भेज दूंगा, शेयर हो जाएगा। ये इतना नोट करोगे फिर बहुत टाइम जाएगा। उसके बाद की कहानी कुछ इस तरीके से कि आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। तो आप लिख लीजिए बेटा इनको। एक तो ये वाला पहला फॉर्मूला, होपफुली वीडियो देखने वालों को भी दिखाई दे रहा होगा, और इसका पहला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका पहला और इसके पहले दो, यानी कि इसके दो, नीचे वाले के दो, फिर दो, फिर दो, सबके दो दो, 6, 7, 8, 9 जो तीनों पॉइंट्स है ना, तो तीनों के दो दो फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए बच्चों। फ्यू इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में ऊपर वाले दो, फिर इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीपल एंगल्स के लिए ये वाले दो, फिर प्रोडक्ट फार्मूला के दो, और फिर सम फार्मूले और डिफरेंस फार्मूले के दो। दो दो याद कर लो, काम चल जाएगा अभी के लिए, अभी के लिए। बाकी तुमने क्लास 11th में मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ली होगी, शुरुआत में पढ़ लेते हो। कुछ और चीजें जैसे सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स की अगर मैं बात करूं, नोट कर लिया? कर लो भाई, जल्दी से कर लो यार, लो एटलीस्ट दो दो फॉर्मूले। हाँ भेज रखी है, फिर भी पीडीएफ में तो सब कुछ है। मैं तो और डिक्रीज कर रहा हूं, तुम्हारा आसान कर रहा हूं ना काम। लिमिटेड चीजें रख रहा हूं तुम्हारे लिए। इज इट ओके? अब इसके बाद मेरे बच्चों हम आएंगे कुछ और बातें, जैसे कि कुछ लिमिट्स हमारी जो बनती हैं, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। तो उसके फॉर्मूले कुछ इस प्रकार, जैसे कि पहला फॉर्मूला है, अगर मैं लिमिट बोलूं, थीटा जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी पर, तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है इन रेडियन, ये भी याद रखना। इसी में दूसरी कहानी, अगर कोस थीटा में थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है बेटा, तो उसको 1 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला, tan ऑफ थीटा का जो लिमिट है, थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको भी थीटा लिखा जा सकता है। चौथा फॉर्मूला, लिमिट ऑफ tan ऑफ थीटा को वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 है, साइन थीटा लिखा जा सकता है और इसी को थीटा भी लिखा जा सकता है। पांचवी कहानी कुछ इस तरीके से, लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा अगर मैं लिखता हूं तो इसको मैं लिखता हूं 1।
ये बातें याद हो जानी चाहिए। याद रहेंगी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सोचने का एक बेस मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे से ऐसे हो सकता है, और ये इसलिए ऐसे लिखा है। कुछ बच्चों को सॉल्यूशन भी नहीं समझ आते, उसका मतलब ये है कि उसका बेसिक बहुत ही पुअर है। टीचर क्लास में समझा रहा है तो समझ नहीं आता, तो इसका मतलब बेसिक बहुत पुअर है, इसलिए नहीं समझ आ रहा है। ये नहीं है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, बिल्कुल सीधा एकदम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। ठीक है भाई, अब आगे मुद्दे की बात, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएट करना क्या होता है? डिफरेंशिएट को अगर मैं देखूं फिजिक्स के टर्म्स में कोई शब्द दूं तो दैट इज योर यूनिफिकेशन, क्वांटिटीज को यूनिफाइड करना। यूनिफिकेशन, अलग अलग करके स्टडी करना किसी बात को, टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसके बारे में जानकारी लेना। जैसे अगर मैं एक फिजिकल फिनोमेना बताता हूं, एक स्टीम इंजन की प्रोसेसिंग पढ़नी है, तो स्टीम इंजन बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे, जिसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे क्योंकि कोयले से हीट बना रहे हो, जिसमें आप मैकेनिक्स भी पढ़ोगे। अब क्या किया, ये अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई और अलग थलग करके उनके बारे में स्टडी किया गया ताकि फाइनली कॉमुलेटिव स्टडी करके एक स्टीम इंजन बनाया जा सके और उसको स्टडी किया जा सके। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसमें उनको यूनिफाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, अलग थलग करने की ज़रूरत पड़ती है ना। और यूनिफिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में मेरे बच्चों बहुत ही आसानी से समझने वाली बात मैं तुम्हें बताता हूं, जिसमें हमने एक ग्राफ बनाया जिसको मैंने बोला ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता और ये स्ट्रेट लाइन होती तो बड़े आराम से आप इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते। अब क्योंकि ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये कैसा है मेरे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म को कैसे शॉर्ट आउट करो, तो आप हर जगह पर देखोगे कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो फिर हमें स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि भाई कहाँ बतानी है वेलोसिटी। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर बतानी है, ये वो पॉइंट है P जिस पर बतानी है। तो मैंने कहा बस एक काम कर लो, इस पॉइंट पर जो है आप छोटा सा dt मतलब बहुत ही छोटा टाइम जिसको मैं 0 से अप्रोच कर सकता हूं, और एक छोटा सा dx क्योंकि ये x था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं बहुत ही 0 मान सकता हूं, और इस P पॉइंट को डिस्क्रिप्शन दिया। तो मैंने कहा कि इस पर जो स्लोप आएगा ना, ये वाला, ये जो स्लोप होगा ना बेटा, ये स्लोप मुझे जानकारी देगा किसकी, वेलोसिटी की। तो मैंने कहा वेलोसिटी को डिफाइन कर दो। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने लिख दिया dx/dt, और dx/dt को बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। दूसरे तरीके से लिखा मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। समझदार बच्चे समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, मूर्खों को साइंस नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
that give you the slope and the slope of velocity time, sorry, displacement time graph is velocity. और ये कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंशिएशन। जब नॉन यूनिफॉर्म चीजें चल रही हैं तो उसको यूनिफाइड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और तोड़कर किसी पॉइंट पर डिस्कशन करना है तो हम कर सकते हैं कि इस P पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया dx/dt फंक्शन को। समझ आई? बोलो हाँ जी, समझ आ गई? अब इस कहानी को दूसरे तरीके से 8 फॉर्मूले हैं तो बहुत सारे, इनके जरिए आप अपना काम चला सकते हो। 8 फॉर्मूले हैं, सिंपल 8 छोटे छोटे। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो मैं इनको लिख दूंगा बच्चों, लो भाई लिख देता हूं। 8 फॉर्मूले हैं, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे आपका काम चल जाएगा। पहला फॉर्मूला है d/dx ऑफ x टू द पावर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण। x n आ जाता है सामने, x टू द पावर n-1 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है d/dx ऑफ y इज इक्वल टू 0, जहां y एक कांस्टेंट हुआ करता है। तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी, रिमेंबर दिस। अगला तीसरा d/dx ऑफ log बेस ex। बेस ex पर ध्यान रखना बेटा, ये होता है 1/x। बात समझ में आई मेरे बच्चों? अब अगर बेस चेंज हो गया है तो कहानी कुछ इस तरीके से, d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x log बेस ax, तो आप इसको लिख सकते हो 1/x log बेस ae, या एक और तरीका है 1/x log बेस ea। अब ये अगला क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ज्यादातर लोगरिथम फंक्शन e और 10 में चलते हैं, बेस 10 में, इसीलिए e में ले गया। इसके अलावा पांचवा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्यादातर इस्तेमाल होता है, d/dx ऑफ साइन x, ये हो जाता है cos x। छठा कॉन्सेप्ट d/dx ऑफ cos x, जिसको मैं लिखता हूं माइनस साइन x। और सातवां सवाल जिसमें मैंने लिखा d/dx ऑफ 10x, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x। और 8th पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विच इज योर d/dx ऑफ x, तो d/dx ऑफ x 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए आप सारे फॉर्मूले। ये 8 फॉर्मूले आपका काम चला देंगे क्लास 11th की फिजिक्स में। उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे, तब तक तो आप पढ़ लोगे इस साल डिफरेंशिएशन। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनका काम भी चल जाएगा, इतनी मैथमेटिक टूल से काम चल जाएगा। बस क्लास में अटेंटिव रहें, जब टीचर्स बता रहा है तो उसको ध्यान से समझे और इनके साथ रिलेट करें, ठीक है। आगे की कहानी कुछ इस तरीके से मेरे बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर घटित होंगी, जिसमें से एक है हमारा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और दूसरा है डिवाइड रूल, और तीसरा है चेन रूल। प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल। तो ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल की। तो बच्चे प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2 फंक्शन है, एक है f1x x में है और दूसरा है f2x, ये भी x में फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन है y, तो मुझे क्या करना है dy/dx। तो पहले को डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे को ऐसे ही छोड़ूंगा, dy/dx ऑफ f1x, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई में f2x को एज इट इज छोड़ दूंगा।
फिर प्लस साइन के साथ पहले को ऐसे ही छोड़ देता हूं और दूसरे को डिफरेंशिएट करता हूं, dy dx ऑफ f2x। ये हो जाता है मेरा प्रोडक्ट रूल। इसका एग्जाम्पल एक हमने यहां सॉल्यूशन में देख रखा है, चाहो तो मैं सॉल्व कर देता हूं भाई। देखिए, अगर मेरा y एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, तो ये 2x हो गया। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लिया एक्स स्क्वायर को और फिर मल्टीप्लाई में साइन एक्स को एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा कोस एक्स। बस ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, y का विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट है बेटा डिवाइड रूल। डिवाइड रूल कैसे चलता है? ध्यान देना मेरी बात पर। अब मान लिया दो फंक्शन दिए हैं, y इज इक्वल टू f1x अपॉन f2x, दोनों ही x में है फंक्शन, और मुझे निकालना है dy बाय dx। ठीक है, अब f1 को मैंने लिखा न्यूमरेटर और f2 को लिख दिया डिनोमिनेटर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं जरा ध्यान देना मेरी बात का। dy बाय dx जब मैं लिखूंगा तो पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लूंगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन किया गया न्यूमरेटर का, फिर माइनस साइन के साथ न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया और डिफरेंशिएट किया गया डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया डिवाइड रूल। इसका भी एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, इसको सॉल्व कर देता हूं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ध्यान से देखते जाइए। तो यहां पर दे रखा है y विच इज योर साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब मैंने डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx। तो बेटा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस एक्स, फिर माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा यानी कि साइन एक्स और डिफरेंशिएट कर दिया एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया तो x की पावर 4। ये सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? दिस इज योर प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल। एक इसमें चलता है अब चेन रूल, नोट कर लेना, सब दे दूंगा मैं। अगला चलता है बेटा चेन रूल। चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, जैसे मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर है। साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर भी एक फंक्शन है x का स्क्वायर। खाली x होता तो नहीं चलती बात, x स्क्वायर है। अब मैंने क्या करना है, इसमें dy बाय dx कर देना है। तो पहले पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, तो क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर का क्या बन गया बेटा, कोस एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे, तो ये डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, तो ये होगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर व्हाट, differentiation of y with respect to x by using chain rule. तो बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट, जिसमें हम आए थे इंटीग्रेशन पर। अब इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो इंटीग्रेट करना दैट मीन्स जो आप बचपन से करते आ रहे हो, समिशन यानी जोड़ना। यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटीज़ को जोड़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स ने हमारी एक हेल्प की है, जिसमें हम ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि वेरिएबल हैं उनको
भी समीशम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे हम वर्क निकालते थे, ठीक है, तो मैं टॉपिक डाल रहा हूं दैट इज योर इंटीग्रेशन। तो वर्क के लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला हुआ करता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल एस था, है ना, और एक कांस्टेंट फोर्स हुआ करती थी एफ। तो आप इस एरिया को निकालते थे एफ इंटू एस करके, है ना। वर्क बोलते थे सिंपली एफ इंटू एस, ये आपको वर्क मिल जाता था। दैट मीन्स ये एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाता था, क्योंकि ये एरिया क्या था, रेक्टेंगल का एरिया था, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई से आराम से निकल जाता था। लेकिन अभी थोड़ी सी चेंजेस हुए, जैसे कि फोर्स वेरिएबल हो गई। जब फोर्स वेरिएबल हो गई तो सिंपल नहीं रहा क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करके आंसर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोर्स मिली मुझे ऐसी, यहां पर x1 और यहां पर x2। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चल रहा है बेटा, x1 से x2 चल रहा है, और फोर्स कैसी है, वेरिएबल है। फोर्स कैसी है बेटा, वेरिएबल है, दैट इज योर फोर्स। अब इस केस में आपको ये एरिया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फोर्स ये दे रखी है और ये फोर्स यहां पर मैक्सिमम हो गई, फिर फोर्स फिर से डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स फोर्स इज वेरिएबल, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो इस केस में ये एरिया निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस कंडीशन के लिए इंटीग्रेशन का एक तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं कि आप जो है एक ऐसा छोटा सा पॉइंट ले लीजिए जहां पर आप मान लेंगे फोर्स को कांस्टेंट। क्या मान लेंगे बेटा, कांस्टेंट मान लेंगे। यानी कि इस पर मान लिया आपने एफ फोर्स विच इज कांस्टेंट, और ये छोटा सा चेंज इन एक्स जिसको मैंने लिखा dx, और इस dx चेंज में फोर्स मेरी कैसी हो गई बच्चों, कांस्टेंट हो गई। अब इस कांस्टेंट फोर्स को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू डी एक्स, दैट इज योर वर्क। तो ये छोटा सा वर्क हो गया, ये छोटा सा वर्क हो गया, ये हो गया बेटा छोटा सा वर्क, ठीक है। तो दैट इज F इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से कहां तक, 0 से नेट वर्क W तक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे ऐसे dx, ऐसे ऐसे सारे dx को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, और ये टोटल एरिया निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे dx 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 जोड़ते चले गए, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, ठीक, ठीक है बेटा। तो ये dw का इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या लिखेंगे, w, और f इंटू डी एक्स, एफ कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे लिख लिया। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x। अब इसमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और लिमिट लगा देते हैं x1 से x2 तक। इंटीग्रेशन के बाद ये लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है, उसमें इंटीग्रेशन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और x1 लोअर लिमिट और x2 अपर लिमिट इस तरीके से पुट करते हैं। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें हमारे पास लिमिट नहीं होती है, ठीक। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिंपल इंटीग्रेट किया x1 और x2। अब इस x की जगह पहले अपर लिमिट पुट की जाता है, अपर लिमिट हो गया बेटा x2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज योर x1, सो इट विल बी योर वर्क। तो ये मिला मुझे बेटा वर्क, दिस इज आवर वर्क, गॉट इट, समझ आ गई बात। तो ये तरीका है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, ठीक। अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, पहले उन्हें लिख लीजिए, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं इंटीग्रेशन में छोटे छोटे से, उसको हम कर लेंगे। नोट किया,
बात समझ में आ गई? इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने वेरिएबल क्वांटिटी को समीशम करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। हाँ जी, इज इट ओके? यस। अब इसके कुछ फॉर्मूला, तो वन बाय वन सबसे पहला फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज एक्स टू द पावर एन डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा, अब देखो जब लिमिट नहीं लगाते तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट डालना होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन के समय जो कांस्टेंट जीरो हो गए थे, अब वो इंटीग्रेशन के समय वापस आएंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस में लिखोगे c क्या है? यहां पर ये वो कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन के समय जीरो हो गया था, अब वापस आया। इनडेफिनेट में, डेफिनेट में नहीं आता। डेफिनेट में आप लिमिट पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेट कर देने के बाद। ठीक, वापस दूसरा फॉर्मूला देखिए आप जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स, ऑलमोस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ये। वन बाय एक्स किससे आता था? log बेस ई एक्स से आता था ना, डिफरेंशिएट करके, और यहां इंटीग्रेट करके वापस क्या बन गया? log बेस ई एक्स प्लस कांस्टेंट वो जो डिफरेंशिएशन के समय जीरो हो गया था। तीसरा फॉर्मूला बच्चों, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स प्लस सी, माइनस के साथ। फोर्थ फॉर्मूला देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो लिख चुका हूं, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल साइन एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, सेम ही रहता है। नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, सिक्स्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन नहीं बेटा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टेन एक्स प्लस सी। वहां टेन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता था? सेक स्क्वायर एक्स आता था ना, यहां पर वापस हमें टेन एक्स मिल जा रहा है। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस सी। तो बेटा सिंपल से ये 7 फॉर्मूले आपका काम चल जाएगा इन्हीं से, किसमें? क्लास 11th की फिजिक्स में। लेकिन ये सब याद होने चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक, बार बार जब मैं यूज कर रहा हूँ तो एकदम ब्लैंक फेस नहीं देखोगे आप। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। नोट किया बेटा? जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इन फॉर्मूलेस का यूज़ कर लेंगे। एक वर्कशीट मैं दे दूंगा आप लोगों को जिसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, उसमें आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ क्लास में भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस कर लेंगे उस पर। तो आप लिखिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का निकालना होता है। ठीक, अब कैसे निकालते हैं उस पर आते हैं। दैट इज योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ जो हमने
इसमें पढ़ रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ क्योंकि यही PDF में आप लोगों को शेयर भी करता हूँ, तो आप लोग उसी से रिवाइज करते हैं। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, और उस फंक्शन को मैंने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि एक फंक्शन है जो कि x में है, उसको मैं लिख रहा हूँ y। और इस फंक्शन के पास कुछ, अगर मैं उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है। ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है, यानी कि स्लोप कहाँ कहाँ ज़ीरो है, वो है पॉइंट A, पॉइंट B पर भी स्लोप ज़ीरो है, पॉइंट C, फिर D और फिर E। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेरा स्लोप ज़ीरो है ना। तो ये वैल्यूज़ या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इन वैल्यूज़ को निकालना होता है बेसिकली किसी फंक्शन में। तो निकालने का तरीका क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू 0। उसको 0 पुट कर दोगे, और 0 पुट करने के बाद आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल y इज ए फंक्शन ऑफ x क्या है, x टू द पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, ये फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा फंक्शन ले लिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये x टू दी पावर 5 है, तो इसके कितने रूट होंगे, 5। इसका मतलब जब इसको dy बाय dx करूंगा तो फिर नहीं, 6th पावर लो तो हमारा बनेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट के बाद एक पावर कम हो गई ना। तो ये x की पावर 6 ले लो, चलो 6 ले लिया। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx कर लिया बेटा, तो ये आ जाएगा 6x की पावर 5, है ना, ऐसी तो कुछ होगा, प्लस 4 इधर आ गया तो 8x की पावर 3, सही है, प्लस 3, और ये 2 हो गया 0, यानी कि इसकी पावर कितनी होगी, 5। अब मैंने पहले क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करके इसको 0 से इक्वेट कर देना है। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अब 0 से इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पर x की 5 वैल्यू मिलेंगी, x की 5 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि √5 है ना, पावर 5 जा रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिली, लेट्स सपोज x1, x2, x3, x4, x5। ये टोटल 5 वैल्यूज मिल गई x की, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसी तरीके का कोई फंक्शन होगा, तभी 5 वैल्यूज मिली। ये डिफरेंशिएशन 0 करने का मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, स्लोप। किसी फंक्शन का स्लोप होता है डिफरेंशिएशन ना, dy बाय dx, यही तो समझाया था मैंने। और स्लोप इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर स्लोप 0 ही तो है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और ये भी 0 है ना। स्लोप हमने 0 कर लिया, और स्लोप 0 करने पर हमें पॉइंट्स मिल गए 5, ठीक। अब इसमें से कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, वो कैसे फाइंड आउट होता है, उसके लिए मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूं, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, दैट इज d² y अपॉन dx²। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद इन वैल्यूज को पुट करूंगा उसमें 1 बाय 1, और पुट करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पॉइंट कैसा होता है, मैक्सिमा पॉइंट होता है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये पॉइंट मिनिमा हो जाता है। याद रहेगी बच्चों बात। सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, पहले करते हैं हम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन के बाद उस फंक्शन के निकालते हैं पॉइंट्स जहां पर 0 बन रहा है, फिर उनमें से पॉइंट्स में से चूज करना है। वैसे मैक्सिमम केस में तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर, 0 से इक्वेट करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, एक अगर आता है तो, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू आती है तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 5 आ गए, तो हम एक एक पॉइंट को पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर
उस डबल डिफरेंशिएशन के बाद, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हुआ, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हुआ, करो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, ये वाला डबल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये बना 5 सामने आ गया 30x की पावर 4 प्लस 3 सामने आ गया 8 या 24 24x स्क्वायर, फिर कांस्टेंट हो गया 0, फिर से इसको 0 कर लिया। अब यहां पर जो है ना, मैंने पहले x1 पुट करना है, फिर x2 पुट करना है, फिर x3 पुट, x4 x5 सारी वैल्यूज पुट कर करके देखूंगा। तो जो मेरा आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो मैं बोलूंगा वो कैसा पॉइंट है, मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा। अब ये क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में डाल रखा है, आपको करा के दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा उसे, ठीक। नोट करो इस बात को, परफेक्टली नोट करिए, तरीका याद होना चाहिए बेटा। देखो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चीजें याद तो रखनी पड़ेंगी ना, बिना याद करे आप उस प्रोसेस को फॉलो कैसे करोगे, प्रोसेस तो याद करना पड़ेगा, चाहे वो आप प्रैक्टिस से याद करो, चाहे आप बार बार उसको रिवाइज कर करके याद करो, चाहे कैसे भी करो, याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना, तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। नोट करिए, गॉट इट, बोलो बच्चों। अब आ जाते हैं बेटा वर्कशीट पर, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। ये कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो मैंने आपको वर्कशीट दी है, ये जो पीडीएफ दी है, ये किसी किताब का ही फोटो है, सच कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ठीक। हाँ, कुमार मित्तल की जो किताब है, सभी बुक्स में दे रखा है शुरुआत में, ठीक है। अब आ जाते हैं बात, दोबारा से वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हाँ भाई आ जाओ, ये रही वो वर्कशीट जिसके सॉल्यूशन की बात हो रही थी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, अरे मैं नहीं बनाई है भाई, मेरा स्कूल है ये, नोटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, अब इसमें देखो डिफरेंशिएशन के तीनों रूल्स लग जाएंगे। सो हमारा पहला वाला जो है दैट इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है इंटू साइन एक्स भी गिवन है, ठीक। तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। बहुत तेजी से करूँगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको एज इट इज छोड़ दूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कोस एक्स, फिर प्लस के साथ साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दूंगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। ये आंसर आ गया आपका। एक को एज इट इज रख देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस के साथ दूसरे को एज इट इज रखना है, पहले को डिफरेंशिएट कर देना। गॉट इट, ठीक है। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा ना, 2 सामने आ गया, ऊपर हो गया 2 - 1, 1 बचा, ठीक है। दूसरा इसी में दैट इज योर y इज इक्वल टू साइन x बाय x। अब यहां कौन सा रूल, डिवाइड रूल, हाँ ना।
तो डिवाइड रूल में क्या करते थे, dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, जल्दी बोलो कैसे कैसे करते थे। डिनोमिनेटर का हो गया स्क्वायर, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोई दिक्कत, पक्का, माइनस साइन के साथ। अब साइन एक्स को एज इट इज रख देंगे और किसका, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, बस, ठीक है, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं पहले, माइनस प्लस का गड़बड़ होता है बस इसमें। सी वाला क्वेश्चन देखो, सी वाला क्वेश्चन देखो, ये चलेगा चेन रूल पर, है ना। इसमें आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स में साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उसको लिखेंगे 2x, बस आ गया, मल्टीप्लाई है डॉट, तो 2x कोस एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं उसको आप, 2x कोस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे लड्डू चीजें हैं, पढ़ लोगे जब क्लास 11th में, ठीक। उसके बाद आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे आपका। देखिए देखिए जरा ध्यान से, एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, वेयर x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन है, अब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाय dx कर दिया, अरे बोलो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो गई x की पावर -1, डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1। तो -1 आ गया सामने, तो 1 -1 सामने आ गया, और उसमें क्या हो जाता है, एक पावर और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अरे यार यही फॉर्मूला तो था, x टू द पावर n dx, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यही तो यूज कर रहा हूं, है ना। तो ये आ गया -1 सामने आ गया, और ऊपर एक -1 और, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2, तो 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया ये डिफरेंशिएट करने पर। अब इसको मैंने कर देना है 0 के बराबर, और फिर निकालने इसके रूट्स, तो 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 कर दो, है ना। अब इधर देखिए तो क्या बना, तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको, इसको इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक +1 और एक -1, 2 वैल्यू मिली। अब इसमें एक पर मैक्सिमा होगा और दूसरे पर मिनिमा होगा, तो किस पर मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है, कैसे चेक होगा, सिंपल आपने करना है डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन भी यहीं से सीख जाओगे। तो डबल डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को कर दिया तो 1 तो डिफरेंशिएट करने पर क्या हो गया 0, माइनस ऑलरेडी था, एक -2 ऊपर से आ गया, -2 ऊपर से आ गया, बचा क्या x की पावर 3 कर दो बस। अरे बोलो पावर एक और माइनस में होगी ना, सही है। तो ये आ गई मेरी 2 अपॉन एक्स की पावर 3, ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई। इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू +1 पुट करता हूं तो डबल डिफरेंशिएशन यानी ये वाला फंक्शन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है 2, और दूसरे केस में अगर x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाता होगा -2। तो जब ये प्लस वैल्यू आती है तो ये वाला फंक्शन क्या होता है मिनिमा, मतलब ये कौन सा पॉइंट है मिनिमा, और जब ये माइनस की वैल्यू आती है तो ये वाला पॉइंट कौन सा है मैक्सिमा। यही तो समझाया था थोड़ी देर पहले, बोलो क्लियर हो गई बात। अरे बोलो बच्चों,
ठीक है, समझ आ गई। और करो, और करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डू इट। ये थोड़े से क्वेश्चन है बेटा, इन्हें लगा लोगे ना तो इतने में ही तुम्हारा काम चल जाएगा, अगर खुद से लगाए समझ समझ के। तो क्वेश्चन नंबर 3, फिगर में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शेडिड पार्ट का एरिया निकालना है, तो पहले तो शेडिड पार्ट निकाल रहा होगा। फिगर बनाइए, फिगर शोज का मतलब फिगर बनाइए। अब ध्यान देना बेटा कैसे बनाएंगे इसको। ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पढ़ा है ना तुमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, हाँ तो वही बनेगा। ठीक है अब कैसे बनाते हो आप इसको, कैसे बनाते हो, चलो यहाँ y लिख लिया और यहाँ x लिख लिया। तो जब x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 9। ऐसे ही चलेगा कुछ, अरे चलेगा कि नहीं। यहाँ पर y ड्रॉ कर लो, यहाँ पर x ड्रॉ कर लो। ग्राफ बनाना आता है सबको, नहीं, अरे बोलो, ऐसी तो करते थे स्ट्रेट लाइन शेडिड एरिया क्लास 10th में। तो बस यहाँ भी वही हो रहा है, 1 पर 1, यानी कि इसका ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3, 1 2 3, तो 1 पर 1 ये पॉइंट मिल गया। 2 पर 4, इसका 2 और इसका 4, इसका 2, y कितना होगा 4। क्या कर दिया बेटा, सर आप y की जगह बोलोगे तब x का 2 4 आएगा ना। सर y की वैल्यू 2 रखोगे तब x की वैल्यू 4 आएगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू मिला निकालते जाओ। x पर 1 रखा, y 1 आ गया। x पर 2 रखा तो y 4 आ गया। x पर 3 रखा तो y 9 आ गया। तो ऐसी तो आएगा, अरे आएगा कि नहीं। अब इसका शेडिड एरिया कहां से कहां तक, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 6 तक जाना है भाई। x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 6 तक जाना है। ठीक, तो यहां 6 तक बना लीजिए फिर। 4 5 6, ये ऐसे ग्राफ चलता जाएगा ना ऊपर तक, अरे चलता जाएगा कि नहीं। तो यहां तक जो है ना, ये शेडिड एरिया कुछ ऐसे बनेगा इसका। गोट इट बच्चों, बना। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेशन होगा, फाइंड द शेडिड एरिया, एरिया निकालना है बेटा, इसका एरिया निकालना है। तो मुझे क्या करना है, y dx करना है ना, एरिया तो यही होगा। और इसको इंटीग्रेट कर लूंगा, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 6 तक। सही है, सही है कि नहीं बोलो। अब y की वैल्यू पुट करी, दैट इज योर x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 6 तक। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर 3/3। अरे होगा कि नहीं, 0 से 6 तक लिमिट रखानी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 कॉमन आ गया। अपर लिमिट होगी 6 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट होगी 0। 6 की पावर 3 कितनी हुई, 36 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6/3, 3 से गया 2, तो कितना आ गया 72 यूनिट्स। बना आंसर सबका, बोलो समझ में आई बात। ठीक है, हाँ जी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये पूरी वर्कशीट सॉल्व कर लिया ना तो बस बन गई बात बहुत बढ़िया तरीके से।
बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगी बात। समझ में आ गया सब कुछ अगर सॉल्व हो गया तो? ठीक ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ रही है चीजें? तो ये होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में जो जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच।